नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बात होगी रायसीना डायलॉग 2025 को लेकर। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस समय भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। बताएंगे आपको क्या है एजेंडा। साथ ही साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी और खेल जगत से भी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डायलॉग का विषय कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। संसद के बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में मणिपुर बजट पर और लोकसभा में रेलवे से जुड़े अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की आज अहम बैठक। कानूनी विशेषज्ञ रखेंगे बिल पर अपनी राय। और झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट। झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी। और आइए शुरुआत करते हैं रायसीना डायलॉग 2025 से जुड़ी खबर के साथ। आज से भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार इसका विषय है कालचक्र, लोक, शांति और पृथ्वी। यह सम्मेलन डायलॉग का 10वां संस्करण होने वाला है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन होगा। लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। सैन्य कमांडर, उद्यमी, शिक्षाविद, रणनीतिक विशेषज्ञ, थिंक टैंक की मौजूदगी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस डायलॉग में राजनीति की बाधाएं, ग्रीन ट्रायलेमा को हल करना, डिजिटल पृथ्वी, मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म, टाइगर की तरह फुर्तीली नई योजना का विकास और शांति, इसके उत्प्रेरक संस्थान और नेतृत्व में निवेश जैसे विषयों पर बातचीत होनी है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आज शुरू हो रहे 10वें रायसीना डायलॉग के लिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10वें रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में रायसीना डायलॉग 2025 में शामिल होने के लिए एंटीगुआ के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इसके साथ ही फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मनालो भी रायसीना डायलॉग 2025 में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लक्सन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना और आपसी जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं।
उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रम पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों ने एक व्यापक और पारंपरिक रूप से लाभकारी एफटीए वार्ता के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैले के बीच बैठक के बाद ये घोषणा की गई। दरअसल भारत न्यूजीलैंड ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2010 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA पर बातचीत शुरू की थी। हालांकि 9 दौर की ये चर्चा के बाद ये साल 2015 में वार्ता रुक गई थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भारत न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को। अगर नजर डालें दोनों देशों के संबंधों पर तो साल 1952 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अब साल 2023-24 की बात करें तो यहां पर 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार देखने को मिला है। वहीं अगस्त 2024 में सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए और आगे बढ़ते हुए सितंबर 2024 में ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन होता है। इसके साथ ही अगर बात करें न्यूजीलैंड से किन वस्तुओं को आयात किया जा रहा है भारत में, तो ऊन, लोहा, इस्पात, फल, मेवे और एल्यूमिनियम का आयात हो रहा है न्यूजीलैंड से। और अगर भारत से निर्यात की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का निर्यात हो रहा है न्यूजीलैंड में। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग जो है वो समग्र मैत्रीपूर्ण संबंधों का अनुरूप है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध मजबूत नजर आ रहे हैं। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में न्यूजीलैंड शामिल है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है। वहाँ एक बड़ा भारतीय समुदाय रहता है। और अगर वर्तमान की बात करें तो न्यूजीलैंड में लगभग 8000 भारतीय छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हिंदी की बात करें भाषा की, तो ये 5वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जिसकी कार्यवाही चल रही है। हालांकि छुट्टियों के बाद आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर 12 मार्च से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उच्च सदन में मणिपुर राज्य के बजट पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। राज्यसभा में विनियोग विधेयक, विनियोग संख्या 2 विधेयक, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक और मणिपुर विनियोग विधेयक विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। बात अब लोकसभा की कर लेते हैं। तो लोकसभा में आज साल 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के लिए साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाने हैं। अब बात कर लेते हैं एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC की, जिसके आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली JPC बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने के लिए सहमति बनी थी। अब जनता की राय और सुझाव हासिल करने के लिए एक अहम कदम यानी कि एक अहम पहल के रूप में JPC ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स के जरिए विज्ञापन देने की योजना बनाई। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया गया
ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपने राय या सुझाव जाहिर कर सकें। इससे पिछली बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा था कि सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं और जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी ने यह भी कहा था कि समिति के सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई इस समय चल रही है और होली की छुट्टी के बाद आज कौन कौन से वो विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध है दोनों ही सदनों में। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश राज। सीधा राजेश का रुख करेंगे। राजेश, आपसे जानना चाहें कि बीते कुछ हमने दिनों में देखा है तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कई मुद्दे छाए रहे, जिसमें त्रिभाषा नीति हो, फिर परिसीमन का मुद्दा हो या वोटर सूची का मुद्दा हो, जिसको लेकर हंगामा लगातार रहा है। अगर आज की बात करें तो कौन सी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आज लोकसभा में टेबल किया जाना है, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो मणिपुर बजट पर अहम चर्चा होने वाली है। देखिए, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है भावना, तो सबसे पहले जो सरकार की तरफ से कई पत्रावलियां रखी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो जो विभिन्न विभागों के जो संबंधित जो काम हैं उसको जो मिनिस्टर्स हैं वो उसको टेबल करते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रश्नकाल और जो 0 आवर है उसमें जो सत्ता पक्ष के या फिर विपक्ष के जो सांसद हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल भी पूछते हैं। तो आज उसी तरह से लोकसभा की अगर बात करें तो कई संबंधित विभाग के जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो रखी जानी है, पत्रावलियां सरकार के द्वारा रखी जाएंगी और इसके अलावा प्रश्नकाल में सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही बजट से संबंधित जो हम कह सकते हैं कि विनियोग जो विधेयक है या फिर राज्यसभा में मणिपुर से संबंधित जो बजट है उसकी अनुदान मांगों को लेकर जो है वो वहाँ पर उस पर चर्चा होनी है। और साथ ही रेलवे के कार्यकरण पर हम देखते हैं कि जब बजट को पास कराया जाता है तो बजट के अलावा तमाम विभागों से संबंधित जो कार्यवालियां होती हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाता है, उस पर चर्चा कराई जाती है और फिर संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो रेलवे से संबंधित जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा जो है वो बुधवार को भी चल रही थी, लेकिन होली की छुट्टी की वजह से गुरुवार और शुक्रवार का जो दिन था वो छुट्टी के नाम रहा और फिर शनिवार और रविवार जो है वो स्वाभाविक रूप से संसद में छुट्टी का दिन होता है। लिहाजा आज सोमवार को रेलवे पर चर्चा पूरी कराने की कोशिश की जाएगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो अपने जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रेलवे से संबंधित जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेल एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और उससे कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं है। लिहाजा अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे की पहुंच कैसे बढ़े, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का परिचालन और सुनिश्चित हो, इसको लेकर संसद सदस्यों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज उसको पूरी कराने के बाद चर्चा जो है उसको उस पर मंत्री रिप्लाई कर सकते हैं। जी राजेश, इसके साथ साथ अगर उच्च सदन की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो मणिपुर बजट पर एक अहम चर्चा होने वाली है। इसको लेकर आगे कैसे सदन में चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मणिपुर बजट, चूँकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, लिहाजा आप देखते हैं कि कश्मीर के लिए भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका बजट अलग होता है, उसको भी संसद के पटल पर रखा जाता है। तो मणिपुर को लेकर जो बजट है, चूँकि बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी राज्य या किसी भी देश के संचालन में, आर्थिक रूप से समृद्धि जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है ताकि राज्य या देश की जो पटरी गाड़ी है वो पटरी पर चल सके। लिहाजा मणिपुर से के बजट से संबंधित जो मांगे हैं उसको रखा जाएगा, उस पर चर्चा कराकर उसको जो है वापस कराने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही हम कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो जेपीसी कमेटी बनी है उसकी बैठक भी आज संसद में दोपहर बाद होगी, जिस पर भी तमाम लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी।
जी, जेपीसी की बैठक की आपने बात करी। एक देश एक चुनाव पे जेपीसी की आज अहम बैठक है, जहां आम जनता से लेकर कानूनी विशेषज्ञ तक अहम राय ली जा रही है। और अगर जनता की बात की जाए तो एक अहम पहल की गई है। क्यूआर कोड के जरिए अब जनता लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसपे अपने सुझाव और फीडबैक दे सकते हैं। आपने देखा है कि पिछले 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने सबसे पहले नमो ऐप लाया। नमो ऐप पर जनता के जो सुझाव हैं वो मांगे जाते हैं। बजट जब पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, तो उसके पहले भी जनता से सुझाव मांगने की जो है वो परंपरा रही है। उस परंपरा, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक देश एक चुनाव के लिए जो जेपीसी गठित की गई है, वो राजस्थान पाली के बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, कानून मामलों के जानकार भी हैं, उनके नेतृत्व में जेपीसी गठित की गई है। और हर हाल में पीपी चौधरी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से एक देश एक चुनाव के मसले पर आम सहमति बनाई जाए। और शायद यही वजह है कि विपक्ष के जो नेता उस बैठक में पहुंचते हैं, उनको भी बोलने की पूरी आज़ादी वहाँ होती है, उनके सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो भी अपनी बातें रखते हैं, कानून के जानकार से भी रायशुमारी की जा रही है। और एक अब बड़ा कदम उठाते हुए, एक बड़ी पहल करते हुए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। निश्चित तौर पर क्यूआर कोड के जरिए जनता के मन में जो शंकाएं हैं या जनता के मन में जो सुझाव हैं, वो एक देश एक चुनाव के लिए जनता अपनी बात रख सकती है। और इन तमाम चीज़ों को अमल में लाते हुए, तमाम चीज़ों को कंपाइल करते हुए फिर जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। और ये सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि देश में एक नए अध्याय की शुरुआत हो, एक नए युग की शुरुआत हो। ऐसे में पहले भी देखा गया था राजेश की वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी एक जेपीसी का गठन किया गया था, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। और अब एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी में तमाम लोगों की राय ली जा रही है। ऐसे में जेपीसी एक महत्वपूर्ण समिति है, गठित की गई है एक देश एक चुनाव के लिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जिस तरीके से एक देश एक चुनाव को लेकर तमाम मीटिंग्स हुई और उसके बाद जेपीसी की इस समिति का गठन हुआ। अभी तक तमाम बैठकों में किस तरीके के तर्क निकलते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष का किस तरीके से रवैया रहा है? देखिए, आपने देखा था कि वक्फ संशोधन के लिए जो जेपीसी गठित की गई थी, उसकी तमाम बैठकें हंगामेदार रही थी। और आपने देखा कि जो जगदम्बिका पाल उस जेपीसी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कई सदस्यों को बाहर का रास्ता भी दिखाया। संसद की तर्ज पर ही जिन लोगों ने हंगामा बरपाने की कोशिश की, कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उनके समेत कई सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर अब तक इस तरह की कोई गतिरोध की खबरें जो हैं वो बाहर निकल कर नहीं आई हैं। हाँ, विपक्ष के द्वारा कई तरह की जो आशंकाएं हैं उसको जताने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। और जब बैठकें होती हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी जाती हैं। विपक्ष की आशंकाएं हैं कि ये संभव नहीं है कि तमाम राज्यों के चुनाव को एक साथ कराया जाए। हालांकि पहले ऐसा जो पुराने लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो बताते रहे हैं कि पहले इस तरह की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र में रही है कि केंद्र सरकार के चुनाव के साथ ही राज्य सरकार के चुनावों को भी अमली जामा पहना दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि हर एक राज्यों की अपनी भौगोलिक, अपनी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लिहाजा सबको एक साथ लाना बहुत चुनौतीपूर्ण जरूर है चुनाव आयोग के लिए। लेकिन जेपीसी इन तमाम मुद्दों को, तमाम परतों को खंगालने में जुटा हुआ है कि कैसे राज्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर एक देश एक चुनाव के लिए नई जो है वो पहल की जाए। और शायद यही वजह है कि राज्यों के साथ भी रायशुमारी करने की कोशिश की जा रही है। राज्यों, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा के जहां प्रतिनिधि हैं, वहीं तमाम स्टेक होल्डर्स के भी राय इसमें लिए जा रहे हैं। तो सभी के साथ तालमेल बिठा के सभी की राय ली जा रही है, सभी की फीडबैक लिया जा रहा है। राजेश, 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि अब सदन किस तरीके से आगे सुचारू रूप से चलता है। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए अब आगे बात कर लेते हैं मौसम की। जी हाँ, मार्च का महीना है लेकिन लग ऐसा रहा है कि मई का महीना आ चुका है। मार्च के महीने में ही देश के कई इलाकों में गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताते हुए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बोलनगीर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और क्यूंझर, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय अपनाएं। उत्तर प्रदेश में आज से रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। 6500 क्रय केंद्रों पर आज से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। प्रत्येक वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांव में जाकर भी खरीद होगी। गेहूं की बिक्री के लिए 1 मार्च से पंजीकरण शुरू किया गया था। अब तक 2,06,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं के लिए बिक्री के लिए किसानों को खाद्य और रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीनीकरण करना अनिवार्य है। रामनगरी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में विकास कार्य निरंतर करवा रही है, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी राम मंदिर में सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट न्यास की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ और 5 वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हमारा राम कथा संग्रहालय, प्रेक्षागृह, आप सभागार कह सकते हैं, ट्रस्ट ऑफिस और एक विश्राम गृह और 70 एकड़ परिसर के चारों ओर 3 द्वार, ये सारे काम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेगा। लगभग ये 200 करोड़ रुपए का धन ये उत्तर प्रदेश की निर्माण संस्था को जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किया। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के उपाधि से नवाजा। देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किया। एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया फिटनेस आइकन की उपाधि से नवाजा। इस दौरान पहलवान संग्राम सिंह, पुशअप मैन रोहताश चौधरी, फिट इंडिया एम्बेसडर मिक्की मेहता और पहलवान शैंकी ने फिटनेस पर अपने सुझाव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया कार्निवल में विभिन्न प्रकार की फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने हर किसी से फिट इंडिया कार्निवल में आने की अपील की। देश में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का प्रारंभ
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। मैं दिल्ली वासियों को आग्रह करता हूँ कि ये 3 दिन चलने वाला फिट इंडिया कार्निवल में अवश्य भाग लीजिए। यहाँ एंटरटेनमेंट जोन भी है, गेम्स जोन भी है, फन जोन भी है और फिट जोन भी है। सभी जोन में जाके आप अपने स्वयं को फिट रहने का मंत्र लीजिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और देश को समृद्ध बनाने में आपका सहयोग दीजिए। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिट इंडिया आइकॉन चुने जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम की जमकर सराहना की। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर कि इस फिट इंडिया कैंपेन में, फिट इंडिया कार्निवल में मुझे फिट इंडिया आइकॉन से सम्मानित किया गया है और ऑन बोर्ड लाया गया है इस इनिशिएटिव के लिए। बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हमारे सिटीजन जो है फिट रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और प्रॉस्परस होगा और प्रगति के मार्ग में चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम है पीएम मोदी साहब का। 18 मार्च तक चलने वाले फिट इंडिया कार्निवल का मकसद एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ मोटापे से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने में मददगार साबित हो। पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम का असर अब धरातल पर सामने आ रहा है। क्या आम, क्या खास, इस मुहिम से हर वर्ग लगातार जुड़ता जा रहा है। साथ ही साथ देश के यूथ आइकन और फिट इंडिया आइकन भी पीएम मोदी के फिट इंडिया के मैसेज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।